नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनप्रतिनिधियों से सरकार को सहयोग करने और जन आकांक्षाओं की पूर्ति में योगदान करने की अपील की है। साथ ही ये भी अपील की है कि सदन की उच्च गरिमा को बरकरार रखा जाए। आज राज्यपाल जब संयुक्त विधानमंडल दल के सत्र को संबोधित करने गई तो विपक्ष मतलब समाजवादी पार्टी और साथ में उनके सहयोगी लोक दल ने जबरदस्त शोर शराबा किया और नारे लगाए। और नारे सिर्फ वही कि राज्यपाल वापस जाओ, गो बैक, तानाशाही नहीं चलेगी, बुलडोजर का आतंक नहीं चलेगा, जातीय जनगणना होनी चाहिए। और इन नारों की सपा के लोग तख्तियां भी लिए थे जो लहरा रहे थे, बल्कि वे सीधे सीधे जो दीर्घा थी उस दीर्घा तक पहुंच रहे थे। अखिलेश यादव के पास जो तख्ती थी उसमें जातीय जनगणना की मांग की जा रही थी। राज्यपाल ने 1 घंटे तक 47 पेज का भाषण पढ़ा, 1 घंटे तक। और उस भाषण में उन्होंने योगी सरकार की उपलब्धियां, कार्य, वर्तमान कार्य, भूतकाल के कार्य सबका उल्लेख किया और ये भी कहा कि किस तरीके से कानून व्यवस्था में सुधार आया है। उन्होंने 2016 से तुलना भी की और क्या कहा, कानून व्यवस्था में भारी सुधार आया है। नंबर 1, अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की ओर बढ़ रही है, लोग निवेश कर रहे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा में व्यापक सुधार आया है। और उन्होंने ये तक कह दिया कि भारत के विकास का इंजन उत्तर प्रदेश बन गया है, बस यहीं से विकास की गाड़ी चलेगी और पूरे भारत को पूरी तरीके से प्रभावित करेगी। कई बार गवर्नर ने इशारा भी किया लेकिन विपक्ष नहीं माना। कई बार देखा गया कि जब राज्यपाल उपलब्धियां गिनाती थी तो सत्ता पक्ष के लोग मेजे थपथपाते थे, मुख्यमंत्री मेजे थपथपाते थे। लेकिन जब विपक्ष का था तो विपक्ष नारे लगाता था, हो हल्ला मचाता था और पूरी तरीके से ये करने में लगा हुआ था कि नहीं, हम तो पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ हैं। और इतना ही नहीं, जो विपक्ष ने सदन के अंदर हमला किया उसके पहले उन्होंने विधानसभा में बाहर किया और उसकी अगुवाई की शिवपाल ने। और शिवपाल ने जब अगुवाई की तो इतना ज्यादा हंगामा प्रदर्शन हुआ कि जो मार्शल थे विधानसभा के उनके साथ धक्का मुक्की हो गई। पत्रकार तक नहीं बख्शे जा सके। एक पत्रकार को तो बाकायदे मार्शल ने घूसा मार दिया। ये हालात पैदा हो गए। बहरहाल आज इस बात का संकेत मिला
कि विपक्ष के तेवर जो है पूरी तरीके से जो है वे अपने हिसाब से 2024 का एजेंडा तय कर रहे हैं। आइए हम आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में क्या कहा। माननीय सदस्यगण, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के वर्ष 2023 के प्रथम सत्र में दोनों सदनों के लिए आहूत सामूहिक अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नव वर्षीय शुभकामनाएं देते हुए मैं ये कामना करती हूँ कि नव वर्ष आपके व समस्त देशवासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि व संपन्नता से परिपूर्ण हो। हमारे लिए यह अत्यंत दुखद है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व राज्यपाल श्री केसरीनाथ त्रिपाठी तथा विधानसभा के सदस्य श्री राहुल प्रकाश गोयल हमारे बीच नहीं रहे। मैं इनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मेरी सरकार जन आकांक्षाओं को पूर्ति, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के लक्ष्य को सामने रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। सुशासन, सुरक्षा एवं विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपराध एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ शांति एवं सद्भाव का वातावरण सुनिश्चित किया जा रहा है। समाज के सभी वर्गों के हित तथा राज्य के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाएं एवं कल्याणकारी कार्यक्रम भी संचालित की जा रही है। मेरी सरकार जन समस्याओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए संवेदनशील है। इस उद्देश्य से तहसील स्तर पर संपूर्ण समाधान दिवस तथा थाना स्तर पर आयोजित किए जा रहे थाना दिवस में शिकायत त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। IGRS प्रणाली व CM हेल्पलाइन पर प्राप्त लगभग 4 करोड़ संदर्भ से 3.93 करोड़ से अधिक का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करा गया है। अमृतकाल के प्रथम वर्ष में भारत द्वारा 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता किया जाना सौभाग्यपूर्ण है। इसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने वाली 200 से अधिक बैठकों में से 11 बैठकों का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 जनपदों लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं गौतम बुद्ध नगर में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लिए G20 सम्मेलन की बैठक की मेजबानी प्रदेश के विकास, बुनियादी ढांचे, संस्कृति और विरासत को वैश्विक समुदाय के सम्मुख प्रदर्शित करने का एक एवं व्यापक अवसर होगा। भारत के विकास का इंजन उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 8% से अधिक का योगदान करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाए जाने का संकल्प किया गया है। इसके दृष्टिगत वर्ष 2022-27 की अवधि में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मेरी सरकार नियोजित है। सरकार ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत 600 से अधिक सुधार लागू किए हैं। सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को 400 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही है। निवेशकों के सहायता MOU पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन निवेशक प्रबंधन पोर्टल निवेश साथी विकसित किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अचीवर्स श्रेणी में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पहला इन्वेस्टर समिट माह फरवरी 2018 में आयोजित किया था, जिसमें प्राप्त निवेश के प्रस्तावों को 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन के साथ जमीन पर उतारते हुए लगभग 4 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है और अधिकांश इकाइयों में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश के समग्र विकास हेतु यूपी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 में भागीदारी के लिए विभिन्न देशों से संपर्क किया गया तथा निवेश प्रोत्साहन हेतु विभिन्न देशों के 21 शहरों
तथा देश के प्रमुख नगरों मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, चंडीगढ़ आदि में रोड शो आयोजित करके प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित किया गया। नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस द्वारा इस आयोजन में पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता की गई। दुनिया के 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें शामिल होकर ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का निवेश के महाकुंभ का स्वरूप प्रदान किया। वैश्विक व्यापारिक समुदाय से उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई उत्साहजनक स्वरूप 33,50,000 करोड़ रुपये से अधिक के कुल 1,900 से ज्यादा निवेश आय प्राप्त हुई है, जिनमें 94 लाख से अधिक रोजगार के अवसरों के सृजन की संभावना है। मेरी सरकार द्वारा किए गए प्रभावी प्रयास के परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा संचालित अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन देश में अग्रणी स्थान। विधानसभा सत्र में अभिभाषण के पहले योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों से अपेक्षा की कि सदन को एक अच्छी बहस का मंच बनाया जाए, लोग अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाएं, उन पर चर्चा करें और सब सहयोग करें। लेकिन वहीं सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने तो बाकायदे पलटवार कर दिया, कहा जाति जनगणना होनी चाहिए, कहा अर्थव्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, किसानों को कोई सुनवाई नहीं होती है, नौकरी में भेदभाव हो रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है और कानपुर देहात के मां बेटी की मौत का भी मामला उठा दिया। आइए सुनिए क्या कहा योगी ने और क्या कहा अखिलेश ने। ये सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। 11 बजे संवेद सदन को माननीय राज्यपाल महोदय का महत्वपूर्ण अभिभाषण सुनने का अवसर प्राप्त होगा और इसके साथ ही देश के सबसे बड़े विधानमंडल के बजट सत्र की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। यह बजट सत्र है, राज्यपाल महोदय के भाषण से प्रारंभ होकर के 22 को उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के लिए सदन में बजट प्रस्तुत होगा। इसके उपरांत अभिभाषण पे और बजट पे दोनों सदनों में चर्चा होने के उपरांत इन्हें पारित किया जाएगा। अन्य विधायी कार्य संपन्न होने हैं। माननीय विधायकों के द्वारा अपने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों को भी सदन के पटल पर रखने और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का एक अवसर प्राप्त होगा। लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण धुरी है विधायिका और अपने उस स्तंभ के रूप में हर एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह अपनी बात को प्रभावी ढंग से, सकारात्मक ढंग से सदन के पटल में रखें। ये उनका अधिकार है और सरकार का दायित्व है कि वह माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को न केवल सदन के सम्मुख आए हुए उन मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा को, बल्कि उसका उचित जवाब भी वहां पर दें। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी
हम लोगों ने बहुत स्पष्ट ढंग से सभी माननीय दलीय नेताओं को इस बारे में अवगत कराया है कि सरकार किसी भी मुद्दे पर जो प्रदेश के हित में हो, लोकतंत्र के हित में हो, विधायिका के हित में हो, उन मुद्दों पर एक सारगर्भित चर्चा के लिए तैयार है और हर एक मुद्दे का जवाब भी देने को तैयार है। और मेरी अपील होगी कि प्रदेश की जनता जनार्दन ने जिस भाव के साथ माननीय जनप्रतिनिधियों को सदन में भेजा है, उन भावनाओं के अनुरूप आचरण करते हुए हम सदन की कार्रवाई को शानदार तरीके से चला करके राज्य विधानमंडलों में उत्तर प्रदेश विधानमंडल अपने एक नजीर प्रस्तुत करे, यह एक अवसर हमारे पास है। अभी सत्र की कार्रवाई 20 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक निर्धारित की गई है। अगर कोई तिथि ऐसा लगता है कि इसमें है तो उस दौरान हम लोग शनिवार के दिन भी कार्य दिवस को लेने के बारे में गंभीरता पूर्वक सभी दलीय नेताओं के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष महोदय और सभापति महोदय इस कार्यक्रम को और उस एजेंडे को उस रूप में तैयार करेंगे और अच्छी बहस को का एक मंच हम बनाएं। हमारा सदैव से मानना रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों लोकतंत्र की महत्वपूर्ण धुरी है। संस्थाएं आ रही थी, वही संस्थाओं को ये बर्बाद कर रहे हैं। तो जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करना था, दोनों सरकारों ने मिलकर के हमारे गांव गरीब को लूटा है और बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। हालांकि सरकार कुछ भी बताए सरकार, लेकिन आज रोजगार किसी के हाथ में नहीं है, नौकरी किसी के हाथ में नहीं है। अगर नौकरी है तो उसमें भी भेदभाव है, किसको पद पे बैठाना है, किसको नहीं बैठाना है। और कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है, कहाँ कोई घटना हो जाए। अभी हाल ही में क्या घटना नहीं देखी सबने, एक माँ बेटी जल करके खत्म हो गई। और किसके कारण? प्रशासन, शासन और बुलडोजर के कारण। जो माँ बेटी की जान गई है उसका कारण है सरकार, प्रशासन और बुलडोजर। क्या आज के समय पर बुलडोजर चलाएंगे आप बुलडोजर लेकर के घूम रहे हो और उम्मीद करते हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आप बताइए, सपने कितने बड़े दिखा रहे हो, कितने बड़े सपने जो अपने गमले नहीं बचा पा रहे, पेड़ पौधे सूख गए हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा। सड़क पर देखिए सब सूख गया, सब खत्म हो गया, जैसा था वैसा ही दिख रहा है। तो ये सरकार दोनों मिलकर के किसान, नौजवान और व्यापार को बर्बाद करने पे लगी है। सरकार कह रही है रामपाल जी के पास भी कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आज प्रदर्शन करने पहुंचे। समाजवादी पार्टी कोई पहली बार जाति सत्ता और विपक्ष का एक बड़ा खेल, एक बड़ा मैच आज रहा, जिसे लोग कहते हैं कि ड्रा रहा, पर बराबरी में छूट गया। लेकिन इसके पहले भी बहुत से बयान आए हैं। शिवपाल का बयान आया, वो कहते हैं कि साहब सदन को अधिक दिनों तक चलाया जाए। पिछले साल में केवल 14 दिन सदन चला था। जनता के मुद्दे नहीं उठाए जा सकते हैं इतने कम समय में। वही दूसरी ओर ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा कोई मुद्दा नहीं रह गया। जहां तक अगर कानपुर देहात की बात की जाती है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, एसआईटी गठित हो गई है। लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी एक बयान आ गया। अब वो जो बयान है उसके अपने मान्य हो गए। गत दिनों केशव प्रसाद मौर्य ने, जब अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना की मांग उठाई तो केशव प्रसाद मौर्य ने उसका समर्थन कर दिया और कहा कि हाँ बिल्कुल जातीय जनगणना होनी चाहिए, हम भी इसके खिलाफ नहीं हैं। बीच में मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है, उन्होंने किस आधार पर कहा, क्या कहा, फिलहाल ऐसा कोई निर्णय नहीं हो, तो ऊपर से केंद्र से निर्णय होकर के आएगा तब देखेंगे। लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य जो है अपने उस बयान से पलट गए। आज उन्होंने कहा
कि जातीय जनगणना की मांग पर समाजवादी पार्टी ढोंग कर रही है और ये कह करके पल्ला झाड़ लिया। लगता है कि कुछ बीजेपी को ये मेल नहीं खा रहा होगा, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का जब ये मामला चला उस समय भी बीजेपी वहां पर साथ में नहीं थी, तो मेल नहीं खाया, तो केशव प्रसाद मौर्य पलट गए। अब जब केशव प्रसाद मौर्य पलट गए तो स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए। उन्होंने कहा, देखा ये है पिछड़े वर्ग के नेताओं का असली चेहरा। कल तक जातीय जनगणना का समर्थन करने वाले लोग अब पलट गए हैं। मैं बार बार कहता हूं, ये पिछड़े वर्ग के हितैषी नहीं है। अगर होते तो अपनी मांग पर अड़े रहते। तो एक ये भी घटना हुई। लेकिन चलते चलते हम एक बात और करना चाहते हैं बिहार की। क्या वास्तव में नीतीश कुमार से बिहार अब संभल नहीं रहा है, जैसा बीजेपी के नेता कह रहे हैं? क्या बिहार में जंगल राज का पार्ट 3 शुरू हो गया है? क्या वास्तव में बिहार की स्थिति बहुत खराब हो गई है? क्या वहां का सुशासन कुशासन में बदल गया है? हालात तो कुछ ऐसा ही बताते हैं। पटना में पुलिस मुख्यालय से 36 किलोमीटर दूर और मुख्यमंत्री आवास से 35 किलोमीटर दूर एक जेठली गांव है, और उस जेठली गांव में कल 2 गुटों के बीच जमकर फायरिंग हुई। कहते हैं 50 राउंड तक फायरिंग हुई, लेकिन लोगों का कहना है कि नहीं, 100 राउंड तक हो गई फायरिंग। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, और ये फायरिंग इसलिए हुई कि वहां पर एक बच्चन राय का ग्रुप है, एक चवनिया राय का ग्रुप है। चुनाव जमीन विवाद बहुत तेजी के साथ चल रहा था और उसी में फायरिंग हो गई। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग अभी भी मौत से संघर्ष कर रहे हैं। पटना जैसे थर्रा गया हो इस फायरिंग से। और सच बात तो यह है कि फायरिंग के बाद हालात ये बिगड़े कि एक गुट के माने बच्चन राय के भाई उमेश राय ने, जो चवनिया राय थे, उनके गेस्ट हाउस, उनके मकान, उनके कारों में बिल्कुल आग लगा दी। पुलिस जब पहुंची तो पथराव होने लगा और हालात बड़े बेकाबू हैं। 24 घंटे से ज्यादा हो गए, वहां के हालात नहीं सुधर रहे हैं। तो क्या वास्तव में बिहार अब सुशासन से कुशासन की ओर हो गया है? जैसा गिरिराज शाह कह रहे हैं, जैसा रविंद्र प्रकाश कह रहे हैं, जैसा सुशील मोदी कह रहे हैं। क्योंकि आज एक बात और हो गई है, उपेंद्र कुशवाहा ने बगावत कर दी है नीतीश कुमार से। हालात वहां ठीक नहीं है, और सिर्फ इस बात पे है कि जब से नीतीश कुमार ने विपक्ष की एकता की बात शुरू कर दी है, तब से वहां पर भौंडर मचा हुआ है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।